आज के लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होता क्या है? यह एक मेथड है जिसके द्वारा हम ये डिटरमाइन करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज मेथड दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन to determine the cost associated with producing and maintaining quality product। मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, पहले तो बनाने के लिए और फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है उसकी डिटर्मिनेशन को हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। डिटर्मिनेशन मेथड होता है जिस मेथड से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी क्वालिटी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने और उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो होती है वो दो कंपोनेंट होते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस और एक होता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, या फिर नॉन कन्फर्मेंस को फेल्योर भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ फेल्योर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस के भी से दो पार्ट होते हैं, देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट, एक होता है अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के पहले की कॉस्ट होती है, अप्रेजल कॉस्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिवेंशन मैन्युफैक्चरिंग के पहले होता है, अप्रेजल मैन्युफैक्चरिंग के बाद में होता है, इसलिए लिख दिया है थोड़ा थोड़ा। और जो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या फिर फेल्योर कॉस्ट जो होती है वो होती है दो तरह की, ये भी होती है दो तरह की। इसमें एक होता है इंटरनल फेल्योर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। इंटरनल मतलब आगे पढ़ाएंगे तो अभी सही से पढ़, अभी थोड़ा सा और मतलब ऊपर से बता देता हूँ। इंटरनल मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन जिस पे ये बन रहा है, फैक्ट्री जिसे हम बोलते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्विस दे रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेल्योर होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल फेल्योर। मतलब बिफोर डिलीवरी होता है, प्रोडक्ट की डिलीवरी के पहले ये होता है। और एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट जो कस्टमर के हाथों में जाने के बाद, प्रोडक्ट को जब कस्टमर के हाथों में चला जाता है तो जो फेल्योर होते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। ठीक है, एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट बोलेंगे, ये आफ्टर डिलीवरी होता है। अब ये थोड़ा थोड़ा बता दिया, अब इनको डिटेल में देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में जो कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, मतलब वो कॉस्ट इंक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में, जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का है। मतलब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट मतलब इंक्लूड करते हैं उसे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस कहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसमें इसके कुछ एग्जांपल भी होते हैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस के, जैसे कि हम कॉस्ट इंक्लूड होती है जैसे कि कॉस्ट इंक्लूड होगी स्टैंडर्ड्स डेवलप करने के लिए, कि क्वालिटी बनी रहे इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डेवलप होंगे। और कुछ क्वालिटी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होगी। प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए कॉस्ट लगेगी, जिससे उसकी क्वालिटी का पता चले और उसको सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं कौन कौन सी इसमें कॉस्ट क्या क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट ए प्रोडक्ट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। मतलब प्रोडक्ट जो है गुड क्वालिटी का हो, इसको इंश्योर करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसी को हम कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस बोलते हैं। It includes cost of quality assurance activities such as standards, क्वालिटी एश्योरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड हो गया, ट्रेनिंग एंड प्रोसेसेस एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ सच एज रिव्यूज़,
जो हम रिव्यू देखते हैं उसके हिसाब से कॉस्ट, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है। ऑडिट्स और इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कॉस्ट, ये सारी की सारी इंस्पेक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो उसमें कॉस्ट जो इंश्योर हो, मतलब उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी ये सारी की सारी कन्फर्मेंस कॉस्ट होगी। अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम जो जो एडिशनल काम करते हैं उसे में आता है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट और दूसरा होता है अप्रेजल कॉस्ट। तो एक एक करके देखेंगे इन्हें, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। तो प्रिवेंशन कॉस्ट देखते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट होती है इट इज़ ए कॉस्ट incurred to avoid or minimize the number of defects at first place। मतलब होता है जब हमने पहले प्लेस पे, मतलब जब शुरुआत करी बनाने की किसी भी इस प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट की शुरुआती स्टेजेस में ही किसी भी डिफेक्ट को खोज के उसे ख़त्म करना, इससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होंगी उसको प्रिवेंशन कॉस्ट कहते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रिवेंशन मतलब होता ही है रोकना, तो इसमें डिफेक्ट को हम मिनिमाइज़ करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे उसकी प्रोडक्ट के डिज़ाइन की अर्ली स्टेज में, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करेंगे। वर्कर को ट्रेनिंग देंगे। वेंडर क्वालिटी एश्योरेंस, वेंडर को क्वालिटी का एश्योरेंस देंगे, मतलब जो वेंडर होगा उसको क्वालिटी एश्योरेंस देंगे। और फील्ड टेस्टिंग कॉस्ट, फील्ड की टेस्टिंग कॉस्ट, ये सारी की सारी जो होती हैं ये प्रिवेंशन कॉस्ट में आती हैं। फील्ड टेस्टिंग मतलब हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे पहले क्वालिटी उसकी जानने के लिए, तो फील्ड टेस्टिंग इसे बोलते हैं। वेंडर क्या होता है, वेंडर जो होता है वो मार्केट में रिक्वायरमेंट कितनी है और ये प्रोडक्ट की और कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स हैं कस्टमर की, ये सब वेंडर जो होते हैं वो बताते हैं प्रोड्यूसर को। तो वेंडर समझ गए, वेंडर क्वालिटी एश्योरेंस। तो हम वेंडर को क्वालिटी का एश्योरेंस देंगे कि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो इस सब की में जो भी कॉस्ट आएगी उसको हम प्रिवेंशन कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अप्रेजल कॉस्ट। तो अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ द कॉस्ट फॉर एक्टिविटी टू एश्योर दैट नो डिफेक्ट आर फाउंड इन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, हम ये एश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट ना रह जाए। एग्जांपल के लिए होता है इंस्पेक्शन कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट, जो हम इंस्पेक्ट कराएंगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, इन सब से रिलेटेड जो भी कॉस्ट आएगी वो अप्रेजल कॉस्ट होगी, ठीक है। जैसे प्रिवेंशन कॉस्ट की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ेगी, प्रिवेंशन मतलब डिफेक्ट फ्री करना है हमें प्रोडक्ट को, तो अगर डिफेक्ट फ्री होगा तो उसमें फेल्योर कम होगा, तो फेल्योर कॉस्ट घटेगी, तो प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ेगी तो फेल्योर कॉस्ट घटेगी। उसी तरह अगर प्रिवेंशन कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब पहले ही हमने प्रिवेंट कर लिया, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका इंस्पेक्शन कॉस्ट और क्वालिटी कॉस्ट दोनों की दोनों घटने वाली हैं, क्योंकि अगर हमने प्रिवेंट करके पहले ही डिफेक्ट फ्री कर लिया प्रोडक्ट को, तो उसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 1-2 का इंस्पेक्शन कर दिया और फिर आगे बढ़ गए। क्वालिटी कॉस्ट में भी ऐसे ही होता है, क्वालिटी चेक करने के लिए भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे अगर हम प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे अप्रेजल कॉस्ट भी घट जाएगी, ठीक है। और प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाने से फेल्योर कॉस्ट तो घटती ही है। उसके अगला आता है सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या फिर फेल्योर कॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, ये सेकंड पार्ट है।
क्वालिटी कॉस्ट का। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इट इज़ द कॉस्ट अकर ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग इंटेंडेड फंक्शन बाई प्रोडक्ट और सर्विसेज। फेल्योर क्या होता है? फेल्योर का मतलब होता है जो कोई प्रोडक्ट है अगर उसको जो काम दिया गया है वो उसको सही से नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब फेल्योर है। फेल्योर का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हर प्रोडक्ट टूट जाए तभी उसे हम कहेंगे फेल हो गया। फेल का मतलब जो उसको काम दिया गया है वो अगर उस काम को नहीं कर पा रहा तो वो फेल है उस काम को करने में, तो यही फेल्योर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फेल्योर कास्ट या फिर नॉन कन्फर्मेंस कास्ट में इट इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड टू अकर ड्यू टू नॉट परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। जो हमने प्रोडक्ट या फिर हमने जो सर्विस दी है या फिर प्रोडक्ट बनाया है, अगर वो अपने काम को जिसके लिए वो बनाया गया है उसको नहीं कर पा रहा है तो वो फेल है। तो ये कास्ट अगर तो उस प्रोडक्ट में जो कास्ट लगी है, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में कास्ट लगी है, वो हो गई फेल्योर कास्ट। वो कास्ट किसी काम की नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट ही किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये वो फेल्योर कास्ट है। इसका सिंपली जो मीनिंग है वो है कि कास्ट एसोसिएटेड विथ डिफेक्टिव पार्ट्स, जो डिफेक्टिव पार्ट बन गए या फिर फॉल्टी सर्विस हमने दे दी, उससे जो उसमें बनाने में जो कास्ट लगी वो उसी को हम कास्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या फिर फेल्योर कास्ट कहते हैं। विथ इन द प्रोडक्शन सिस्टम, मतलब किसी प्रोडक्शन सिस्टम में अगर हमें जैसे ऑर्डर मिला 100 पेन बनाने का, अब 100 पेन में 90 पेन तो हमने एक्यूरेट बना दिए सही, लेकिन ये 10 पेन जो बनाए वो फॉल्टी हो गए, गलत हो गए या फिर इनमें डिफेक्ट आ गया, तो ये 90 तो हमने कस्टमर को बेच दिए लेकिन ये 10 ख़राब हो गए जो, तो इसमें इसे बनाने में जो कॉस्ट लग गई हमें, रॉ मटेरियल ख़रीदने में, इसको बनाने में की मशीनें इस्तेमाल करने में, ये सारे के सारे में जो कॉस्ट लग गई वो हो गई कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या फिर फेल्योर कॉस्ट। समझ गए? अब अगला इसी का पार्ट है, वो भी देख लेते हैं, दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है जो। तो कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम प्रोडक्शन और सर्विस नॉट कन्फर्मिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर या फिर यूज़र्स नीड। ये भी वही है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, लेकिन इसका सेकंड और दूसरे टाइप से लिखा हुआ है। तो ये वो कास्ट है जो कस्टमर और से या फिर यूज़र की जो नीड्स थी उसको कन्फर्म ना करने वाला प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड कर ही नहीं पा रहा है, तो उसमें उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लग गई उसी को बोल गए कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस या कॉस्ट ऑफ फेल्योर। बात वही है, घुमा के लिखा हुआ है बस। ठीक है, तो ऐसे ही पेपरों में भी आता है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो डेफिनीशन मैंने बताई है शुरू में वही लिखी आएगी, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, या फिर कोई दूसरी अलग से भी लिख के दे सकता है। बस समझने वाली बातें हैं, अगर समझ जाओगे तो वही है। उसके बाद इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, पहले बताया था। एक होता है इंटरनल फेल्योर कास्ट, एक होता है एक्सटर्नल फेल्योर कास्ट। तो इंटरनल फेल्योर कास्ट क्या होता है देख लेते हैं। इंटरनल फेल्योर कास्ट होती है इट अराइजेज व्हेन रिजल्ट ऑफ वर्क फेल टू मीट द डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया, रिजल्ट ऑफ वर्क मतलब जो वर्क का रिज़ल्ट आया, वर्क का रिज़ल्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया वो फेल हो गया, डिज़ाइन स्टैंडर्ड जो जिस डिज़ाइन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो उस डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फेल हो गया। मतलब डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स क्या थे, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से डिज़ाइन तैयार की गई थी। अब अगर डिज़ाइन के हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो नहीं है तो वो प्रोडक्ट फेल हो गया। ठीक है, तो एंड आर डिटरमाइंड बिफोर डिलीवरी द कस्टमर, और पहले ही कस्टमर को डिलीवर करने के पहले ये इंटरनल कॉस्ट जो है, इंटरनल फेल्योर कॉस्ट जो है
कस्टमर को डिलीवर करने के पहले डिटरमाइन करी जाती हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही प्रोडक्ट हमने बनाया और फिर उसके बाद डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिलाया, अगर वो उन डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो यह इंटरनल फेल्योर कास्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट पहले ही फेल हो गया, कस्टमर के पास नहीं पहुंचा। ठीक है, तो यह इंटरनल फेल्योर कास्ट में आ गया। उसके बाद अगला इसका कुछ एग्जांपल हैं, तो एग्जांपल में इसके देख लेते हैं। करेक्टिव एक्शन टू मीट द डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स, मतलब इंटरनल फेल्योर कास्ट में जैसे डिज़ाइन स्टैंडर्ड के वो फेल कर गया है प्रोडक्ट, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो हमें अलग से प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसमें कॉस्ट एसोसिएट होगी, तो इसी को बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अब हमको अलग से कुछ उसमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे जिसकी वजह से उसमें कॉस्ट इंक्लूड होगी। जब अलग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फिर हो सकता है आ जाए। जैसे किसी की लेंथ, हमने कोई बार है, बार जानते होंगे, छड़, कोई भी बार है, उसकी अगर डायमीटर जैसे ज़्यादा हो गई है बनाते समय, तो उसको हम कम करने के लिए उसकी कटिंग वटिंग करेंगे, तो उसमें भी तो खर्चा आता है। तो वो तो बाद में डिज़ाइन स्टैंडर्ड में आ जाएगा जैसे ही हमारी डायमीटर कम हुई, लेकिन उसका जो डायमीटर कम करने में जो कॉस्ट एसोसिएट हुई वो चली गई ना इंटरनल फेल्योर कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन टू मीट द डिज़ाइन स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया। और रीवर्क वही है, दोबारा से वर्क करना पड़ गया। रीवर्क, चेंज इन प्रोसेस, कुछ जगह ऐसा होता है कि प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, जैसे एक प्रोसेस से प्रोडक्ट बनाया और वो डिज़ाइन स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया, तो फिर दूसरे प्रोसेस से बनाते हैं उसी प्रोडक्ट को, तो उसमें अलग खर्चा आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरनल फेल्योर कॉस्ट में। उसके बाद होता है एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट। एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट क्या होती है कि इट अराइजेज व्हेन द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर, मतलब जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया उसके बाद जो फेल्योर होगा उसको हम एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट के अंतर्गत डालेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे। इफ़ एनी डिफेक्ट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द कस्टमर, मतलब ये जो है कस्टमर के, जब हमने प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर दिया तब ये फेल्योर हमको पता चलता है, क्योंकि अब कस्टमर इस प्रोडक्ट के डिलीवरी के बाद कस्टमर जो है प्रोडक्ट को लेके जाएगा, तो इसको आइडेंटिफाई भी कस्टमर ही करेगा इस तरह के फेल्योर को। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम वारंटी देंगे कस्टमर को, तो वारंटी कॉस्ट जो आएगी, और रिप्लेसमेंट करेंगे तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी। लॉस ऑफ गुडविल कॉस्ट, गुडविल मतलब होता है ट्रस्ट, जो हमें कस्टमर को हमने जो हमारे प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो ट्रस्ट हुआ था उसमें भी लॉस होगा, जिसकी वजह से गुडविल लॉस इसे बोलते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर अगली बार हो सकता है हमारे प्रोडक्ट को ना खरीदे, तो इसे गुडविल लॉस कहते हैं। ठीक है, तो गुडविल लॉस होगा, और इस ऐसे ही कई सारे लॉस हैं जो एक्सटर्नल फेल्योर कॉस्ट में चले जाते हैं। तो अब एक बार देख ले, ये पहले पढ़ चुके हम, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो होती है वो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस से मिलकर बना होता है। ग्राफ के लिए है ये लिखा हुआ है, तो इसे ध्यान रखेंगे। फिर अब देखेंगे तो जैसे जैसे हम क्वालिटी लेवल बढ़ाते हैं, ये ग्राफ है क्वालिटी लेवल, और यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट और क्वालिटी लेवल। जैसे जैसे हम क्वालिटी लेवल बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस जो है वो बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में क्या होता है, हम फेल्योर को डिटेक्शन करते हैं, अप्रेजल कॉस्ट होती है, और देखो ना एक बार ऊपर आके, ये प्रिवेंशन और अप्रेजल दोनों कॉस्ट होती हैं कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में। तो प्रिवेंशन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस भी बढ़ेगी। प्रिवेंशन क्वालिटी जैसे बढ़ाएंगे, क्वालिटी लेवल बढ़ेगा, मतलब प्रिवेंशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ेगी जैसे जैसे वैसे वैसे, देखो समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे
क्वालिटी लेवल बढ़ाएंगे, क्वालिटी लेवल मतलब प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाएंगे, फिर अप्रेजल कॉस्ट, दोनों बढ़ाएंगे। तो ये कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस होती है और दोनों को मिला के। कौन कौन सी? अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट को मिला के कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस होती है। तो जैसे जैसे क्वालिटी लेवल बढ़ाएंगे मतलब हम प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाएंगे, अप्रेजल कॉस्ट बढ़ाएंगे। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है आगे पीछे बढ़ा चुका हूँ, और अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है ये भी बढ़ा चुका हूँ। तो जैसे जैसे हम क्वालिटी लेवल यानी प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट को बढ़ाएंगे तभी तो क्वालिटी लेवल बढ़ेगा। तो क्वालिटी लेवल बढ़ाएंगे तो प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट बढ़ेंगी। ठीक है, तो यह इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस टोटल मिला के बढ़ेगी। और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस या फिर प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट बढ़ेंगी, तो पहले बता दिया था जैसे प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाते हैं वैसे वैसे फेल्योर कॉस्ट घटती जाती है। तो जैसे जैसे प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ेगी फेल्योर कॉस्ट घटती जाएगी। तो ये क्वालिटी लेवल है। प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी लेवल बढ़ता जाता है। तो ये जैसे जैसे क्वालिटी लेवल घटेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगा, वैसे वैसे फेल्योर कॉस्ट घटेगी। और इन दोनों कॉस्टों को मिला के होता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कौन कौन? कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ फेल्योर को मिला के कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बनती है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। एक ऐसा ही स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ईओक्यू मॉडल भी होता है। ईओक्यू मॉडल भाई मतलब स्ट्रक्चर ऐसा होता है यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट होती है, और सॉरी यहाँ पे ये वाली जो होती है, ऐसा जो नीचे आता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है, जो ऊपर जाता है वो होल्डिंग कॉस्ट होती है, और यहाँ पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होती है। ये इन्वेंट्री में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे है वैसा ही कर्व, वो याद करने के लिए मैंने बता दिया। अगर आपको वो वाला याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। बाकी थोड़ा देखना, यहाँ पे फेल्योर कॉस्ट होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस होता है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होता है, और यहाँ क्वालिटी लेवल और कॉस्ट के बीच में है। वहाँ पे कॉस्ट और उसका था क्या, ऑर्डर साइज। यहाँ पे कॉस्ट थी, यहाँ पे ऑर्डर साइज था। चलो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। अब आगे अगले लेक्चर, अगर ये लेक्चर मेरे पसंद आते हो तो इनको लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करिए, बताइए इस चैनल के बारे में। ठीक है, इतना ही करना है आपको पता होगा। इतना मतलब यही पढ़ाते हैं सब कोचिंग वाले भी और सब जगह भी, और वो बदले में पता नहीं कितनी फ़ीस लेते हैं लड़कों से। तो अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा चैनल शेयर कीजिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ओके, चलो अच्छा, बाय।